गोचर में शुक्र के प्रभाव को कैसे देखते हैं उसे समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो शुक्र पहले भाव में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 11वें और 12वें इन भावों में होगा तो शुभ फल देगा। छठे, सातवें और 10वें भाव में उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ये हुआ गोचर। अब इसमें नियम बिल्कुल सीधा है, उसको समझना है। पहले भाव में होगा तो 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरे भाव में है तो 7वें घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ये वेद है इनका, ये वेद हैं जो नीचे लिखे हैं, यानी इन भावों को देखा जाना भी बहुत आवश्यक है। तीसरे भाव में होगा तो पहले भाव यानी यहां है तो यहां कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इससे वेद हो जाता है, और वेद का अर्थ है कि वो अपने शुभ फल को स्थगित कर देता है। अशुभ नहीं देता पर शुभ फल भी नहीं देता। वो गोचर ऐसे ही निकल जाता है, ना शुभ ना अशुभ। चौथे भाव में तो 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 5वें भाव में तो 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 8वें भाव में तो 8वें भाव में तो 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 9वें भाव में तो 11वें भाव में नहीं होना चाहिए। 11वें में है तो तीसरे में नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में है तो छठे भाव में नहीं। तो ये जो नीले रंग से लिखे हैं ये प्लेसमेंट अच्छे हैं और ये इनके वेद हैं। अब इसी को उल्टा करके भी देखते हैं कि इन भाव में वो शुभ फल उतना देगा नहीं, पर अगर इस भाव में है तो अशुभ फल दे रहा है, तो यहां उसका विपरीत वेद हो गया। यानी 8वें भाव में अगर है शुभ फल नहीं मिल पा रहा तो यहां से विपरीत वेद देखना है। और विपरीत वेद का अर्थ है कि वो अब अशुभ फल को नहीं देगा। यही एक छोटा सा इसका नियम है। और विशेष नियम शुक्र के साथ या सभी ग्रहों के साथ होता है कि अगर वो ग्रह स्वग्रही हो या अपनी उच्च राशि में हो तो प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत खराब घर में होगा तब भी न्यूट्रल फर्क करेगा, बहुत अच्छे घर में होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा असर करेगा। इसे उल्टा कर दें, नीच राशि या शत्रु राशि में हो, बहुत अच्छे घर में होगा तो एवरेज प्रभाव देगा, लेकिन बुरे भाव में होगा तो अत्यधिक बुरा प्रभाव देगा। तो अभी सभी लग्नों पर इसे देखते हैं। मेष लग्न के लिए अगर हम देखते हैं तो वो दूसरे भाव में आएगा और यहां पर वो स्वग्रही है जो आप जानते ही हैं। अब दूसरे भाव में होगा तो इसका वेद कैसे होगा? 7वें भाव से। 1, 2 दूसरा भाव और 7वां भाव ये है। यानी यहां अगर पर कोई ग्रह हुआ तो वो अपने शुभ फल को स्थगित कर देगा, लेकिन गोचर में यहां कोई भी ग्रह है ही नहीं। इसका अर्थ कि प्लेसमेंट के हिसाब से भी शुभ है और वेद भी नहीं हुआ, इसलिए इसका शुभ फल प्राप्त होगा ही। यानी मेष लग्न को इसका शुभ फल प्राप्त होगा। अब क्या शुभ फल प्राप्त होगा? क्योंकि ये धन का स्वामी है, भाव है, तो बोली, भाषा, धन, आनंद, व्यक्तित्व, परिवार और कुटुंब से सहयोग मिलना, वैवाहिक जीवन का सुख, लग्जरी, ऐश्वर्य, यानी धन का तो बहुत अच्छा योग बन ही गया। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये गोचर बहुत शुभ, बहुत लाभदायक आपको सिद्ध हो सकता है। तो इस भाव से जो कुछ देखा जाता है, प्लस इसकी एक पूरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब अष्टम भाव पर जो ये दृष्टि आएगी उसका प्रभाव कोई विशेष तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इतना तय है कि धन, कुटुंब, परिवार से सहयोग, बोली, भाषा, व्यक्तित्व का आनंद आपको अच्छे से प्राप्त होगा। अभी वृषभ लगन के लिए देखते हैं तो ये लगन में ही है। क्या नियम कहता है कि अगर पहले भाव में ग्रह होगा तो उसका वेद 8वें भाव से होगा। 8वां भाव ये वाला आप देखेंगे ना, यहां से गिनना शुरू कीजिए। ये तो मैथमेटिकल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां यानी धनु राशि में अगर गोचर में कोई ग्रह आ रहा होगा तो वेद हो जाएगा। वेद मतलब ऑब्स्टिकल, उस प्रभाव को हल्का कर देगा, क्षीण कर देगा, स्थगित कर देगा। तो लगन में तो आ रहे हैं शुक्र जो प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन वेद वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है गोचर में, इसलिए इसका भी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अब ये
तो राजयोग वाला निर्माण हो गया जिसे मालव्य महायोग कहते हैं, तो उसका भी फल प्राप्त होगा। यहाँ पे शुक्र के अस्त होने का थोड़ा प्रभाव इतना होगा कि वो उतना शुभ फल देगा नहीं जितना हमें लग रहा है, पर फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो मालव्य महायोग गोचर में बन रहा है। आपकी सेहत, व्यक्तित्व, रंग, रूप, आपकी इमेज, वैवाहिक जीवन का सुख की प्राप्ति, आपको सब चीजों का होगा। तो वैवाहिक जीवन का सुख, आनंद, सेहत, व्यक्तित्व, आपकी इमेज और धन सबकी प्राप्ति होगी। मिथुन के लिए इसी बात को देखते हैं तो कैसा होगा, तो उनके लिए वो 12वें भाव में आएगा। 12वें भाव में भी वो शुभ है, लेकिन अगर 12वें भाव में है तो छठे भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, वो वेद है। छठा भाव ये वाला भाव हुआ, गिनेंगे ना तो आप देखेंगे छठा आएगा, ये पहला भाव, यहां तक छठा हो जाएगा। अब गोचर में यहां कोई भी ग्रह नहीं है, तो प्लेसमेंट के हिसाब से भी शुभ है और वेद नहीं होने से भी शुभ हुआ। 12वां घर है हमारे पैसा खर्च करने का, और वैसे भी शुक्र के लिए 12वां घर अत्यधिक शुभ समझा जाता है। तो जीवन के सुखों का, संतान के सुखों का, आनंद का, व्यवहार का, ज्ञान का, जीवन साथी के साथ तालमेल का और धन को खर्च करके आनंद लेने का जबरदस्त अच्छा योग रहेगा। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, यात्राएं, आपसी संबंध मधुर होंगे, तो हर तरीके का फायदा यहां प्राप्त होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है कर्क लगन वालों के लिए। उनके लिए 11वें भाव में गोचर में आ रहा है। 11वें भाव में होगा तो तीसरे भाव से वेद होगा, और तीसरे भाव में केतु ग्रह बैठा है, तो केतु ने इसका शुभ फल का वेद यानी शुभ फल को स्थगित कर दिया। तो प्लेसमेंट तो अच्छा है, लेकिन वेद होने से वो गड़बड़ हो गया। अब नियम ये फिर कहता है कि 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह बहुत बुरा फल नहीं देते, एक बात, और अगर ग्रह स्वग्रही हो तो भी वो बहुत बुरा फल नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो प्रभाव है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा और वेद हो गया है। तो न्यूट्रल प्रभाव का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं देगा, इसका अर्थ है कि आमदनी की इंप्रूवमेंट, उससे थोड़े बहुत सुखों की स्थितियों का कुछ लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। बात करते हैं तो सिंह लगन की स्थिति ये है, यहाँ पे वो 10वें भाव में है। अब 10वें भाव में उसका प्लेसमेंट शुभ नहीं है। अब नियम ये कहता है कि इस शुभ फल अशुभ फल को अगर वेद हो जाए, विपरीत वेद हो जाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके अशुभ फल में कमी आ जाएगी। अब अशुभ फल में कमी, तो इसके लिए चौथे भाव में अगर ग्रह होता तो विपरीत वेद हो जाता, पर इस वक्त गोचर में वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है, तो विपरीत वेद नहीं हुआ, दोनों खराब हो गए, ये खराब फल देंगे। लेकिन फिर से नियम ये है कि अगर गोचर में कोई ग्रह स्वग्रही स्थिति में या अपनी उच्च स्थिति में हो तो वो बहुत बुरा फल नहीं देगा, वो न्यूट्रल या थोड़ा अच्छा ही असर देगा। तो गोचर में यहां भी राजयोग का निर्माण, मालव्य महायोग का निर्माण हो रहा है, अच्छा है, लेकिन ये एक एवरेज प्रभाव देगा, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। इसका प्रभाव जीवन स्तर को थोड़ा इंप्रूव करने, कार्य क्षेत्र पर थोड़ा आनंद, भाइयों से, स्टाफ के साथ तालमेल, आपकी मेहनत के कुछ हल्के फुल्के रिजल्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे थोड़ी बहुत सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती, पर ये बहुत अच्छा नहीं होगा, एक एवरेज सा फल प्राप्त होगा। कन्या लगन के लिए देखते हैं तो 9वें भाव में वो शुभ फल देने वाला माना जा रहा है, पर ये तभी देगा जब लग्न से 11वें भाव में कोई ग्रह ना हो और कर्क में कोई भी ग्रह नहीं है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से भी अच्छा है और वेद भी नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छा फल देगा। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? ये भाग्य को बढ़ाने वाला, पिता का सुख, धर्म का सुख देने वाला, संतान से संतान का सुख देने वाला, कर्म हमारे एफर्ट्स को इंप्रूव करने वाला और कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां। अब नियम कहता है कि इस भाव का इस भाव या इस भाव से कोई लेना देना बन जाए तो ये जबरदस्त धन योग है। यानी धन भाव का आय भाव से, जीवन स्तर से और भाग्य से लेना देना बने, इन दोनों का स्वामी तो एक हुआ, तो जबरदस्त शुभ लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बहुत आनंद की प्राप्ति इस गोचर में दिखाई देगी, जिसमें भाग्य भी इंप्रूव होगा, धन इंप्रूव होगा, कुटुंब से तालमेल इंप्रूव होगा, आपको आपकी मेहनत एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल की स्थितियां, क्योंकि शुक्र का तो वो कारकत्व है, तो धन, आनंद, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति होगी। तुला लगन के लिए देखते हैं तो क्या स्थिति है। तुला लगन के लिए वो 8वें घर में शुभ फल देने वाला है।
लेकिन तब जब पांचवें घर में कोई ग्रह ना हो तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन वेद हो गया। यहाँ शनि देवता विराजमान है, इसलिए इसका शुभ फल स्थगित हो गया। अब क्योंकि इस हिसाब से ये न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल होने का अर्थ यहाँ ये रहा कि अब ये मिला जुला सा हल्का फुल्का प्रभाव देगा, नुकसान नहीं देगा। तो सेहत व्यक्तित्व को लेकर के एवरेज स्थिति, धन संग्रह को लेकर एवरेज स्थिति, थोड़ी बहुत यात्राएं हो सकती हैं जिसका कुछ लाभ देखने में आ सकता है हल्का फुल्का, लेकिन कुटुंब के साथ एक एवरेज, सब कुछ एवरेज एवरेज, कोई विशेष चेंज, ना फायदा ना नुकसान, एवरेज। अब बात आती है दसवें भाव में अगर ये गोचर करेगा तो ये अशुभ फल देने वाला माना जा रहा है। ये तब अशुभ फल का विपरीत वेद होगा अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, लेकिन यहां तो कोई ग्रह है ही नहीं, तो अशुभ फल का वेद नहीं हुआ। प्लेसमेंट भी खराब है और वेद भी नहीं हो रहा, विपरीत वेद भी नहीं हो रहा, तो ये बहुत खराब फल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो स्वग्रही है और स्पेशल क्लॉज लागू होता है, तो ऐसी सूरत में वो अत्यधिक बुरा फल नहीं देगा, वो न्यूट्रल फल देगा। तो ये गोचर में एक राजयोग बन रहा है जिसका नाम है मालव्य महायोग, लेकिन चाह के भी मालव्य महायोग का बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। तो एवरेज तालमेल बने रहेंगे, जीवन साथी से एवरेज तालमेल बने रहेंगे, सुखों की स्थितियां एवरेज रहेंगी, जीवन स्तर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, यात्राएं खर्चे वगैरह भी वैसे चलेंगे। और इस सब चीजों का आपकी लगन से, व्यक्तित्व से थोड़ा बहुत फायदा होगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे ये शुभ लाभ देने वाला नहीं है, तो ये एवरेज परफॉर्मेंस देगा, नुकसान तो नहीं देगा पर एवरेज परफॉर्मेंस। अब धनु की स्थिति यह है कि वो गोचर में छठे भाव में आ रहा है और छठे भाव में प्लेसमेंट खराब है, रेड पेन से दिखाया है। ये तब परफॉर्मेंस खराब नहीं देगा, अपने बुरे फल को रोक लेगा अगर जन्म कुंडली के 12वें घर यानी वृश्चिक राशि में कोई ग्रह हो। तो प्लेसमेंट के हिसाब से खराब है और विपरीत वेद भी नहीं हो रहा, तो फिर खराब है, ये खराब हो गया। अब कोई ग्रह स्वग्रही हो लेकिन शुभ घर में होता तो बहुत फल देता, तो यहां ये निश्चित रूप से बुरा फल देगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि आपको अपने शत्रु बढ़ते दिखाई देंगे, कर्ज बढ़ता दिखाई देगा, आपकी पेमेंट्स के रोटेशंस में दिक्कतें देखने में आएंगी, आमदनी ब्लॉक सी होती हुई दिखाई देगी। लग रहा है कि पैसे आएंगे पर आ नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ झंझट लगातार बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई तनाव देखने में आ सकता है। धनु की अब बात आती है मकर। अब मकर लगन के लिए इसका जो प्लेसमेंट है वो 5वें घर में आएगा। अब ब्लू का मतलब हुआ नीले रंग से लिखा है तो शुभ देने वाला है, तो ये हुई शुभ स्थिति। लेकिन इसकी शुभता तभी संभव है जब यहां से 9वें भाव में कोई ग्रह ना हो। तो प्लेसमेंट तो शुभ है लेकिन वेद हो गया, केतु के कारण ये शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो ये अब एक तरफ प्लेसमेंट लेकिन शुभता खत्म, तो ये एवरेज परफॉर्मेंस रह गई। अब इसकी एवरेज का वैसे तो अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, पर परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। अर्थ ये निकला कि संतान को लेकर के ज्ञान, बुद्धि, सोच समझ, डाइजेशन, प्लानिंग्स एवरेज, जीवन स्तर एवरेज, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसा चल रहा है लगभग वैसा ही चलता रहेगा। कुंभ लगन के लिए चौथे भाव में प्लेसमेंट शुभ समझा जाता है, पर इसकी शुभता कब आएगी? जब दशम भाव में क्या हो, कोई ग्रह ना हो। दशम भाव से वेद होगा। अब दशम भाव वृश्चिक राशि में कोई ग्रह है ही नहीं, तो इसकी प्लेसमेंट भी शुभ हो गया और वेद भी नहीं हो रहा, और ये राजयोग बना रहा है, मालव्य महायोग। तो गोचर में इसका जबरदस्त अच्छा लाभ होगा, प्लस केंद्र त्रिकोण योग भी गोचर में बन रहा है। तो भाग्य की जबरदस्त लाभ, पिता से आशीर्वाद, संतानों का सुख, माँ का सुख, कुछ खरीदने का, यात्राओं का आनंद लेने का, कार, मकान, वाहन, इससे मिलते जुलते यात्राओं के, विदेश यात्रा के भी अवसर मिलते हैं। अत्यधिक धन लाभ, बहुत ही श्रेष्ठ, किसी तरह की कोई परेशानी इन्हें नहीं, जितना भी मैक्सिमम शुभ हो सकता है उतना आनंद प्राप्त होगा। मीन की बात करते हैं तो मीन लगन के लिए वो तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरे भाव में शुभ प्लेसमेंट है, लेकिन रूल ये कहता है कि पहले भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ तो राहु है, तो इसे हम कहते हैं शुभ फल का वेद हो गया। प्लेसमेंट अच्छा है पर वेद के कारण वो खराब हुआ, यानी न्यूट्रल इफेक्ट आएगा। यहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आपकी सेविंग्स कुछ कम होती दिखाई दे सकती हैं, एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट उतने नहीं आ रहे जितने हम उम्मीद कर रहे हैं, भाग्य का भी इतना सपोर्ट नहीं मिला। नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एवरेज सिचुएशन बनी रहेगी।
अगर ढंग से देखें तो सिर्फ धनु लग्न वालों को इसका नुकसान हो रहा है, जहां प्लेसमेंट भी खराब, पोजीशन भी खराब और बैठा भी छठे घर। तो चाहें तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, जिससे कुछ लाभ होगा। 5 लग्न जिनके लिए इसका गोचर में बहुत शुभ फल प्राप्त हो रहा है वो हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न। इनके लिए अच्छा, सिर्फ धनु लग्न के लिए थोड़ा खराब और बाकी 6 लग्नों के लिए मिला जुला एवरेज प्रभाव, बहुत खराब नहीं पर बिल्कुल एवरेज सा प्रभाव प्राप्त होगा।